हेलो दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम है प्रभास शर्मा। आज हम एक ये नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें जो हमारा मेन मोटिव होगा वो ये मोटिव होगा कि जो व्यापम में, ठीक है, अभी तक के जो जितने भी प्रश्न आए किससे, विज्ञान से, ठीक है, उनका हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। और ये डिस्कशन बहुत प्राउड होने वाला है। मतलब उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट होंगे उनको मैं साथ में आपको लेते हुए चलूँगा, ठीक है। तो इस वीडियो को देखना ना भूलें बिल्कुल भी, और अपने जितने भी दोस्तों के साथ या फिर आप जहाँ भी शेयर कर सकते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा उससे मोटिवेशन मिलता है और मुझे भी लगता है कि हाँ, बेहतर कंटेंट हमको बनाना चाहिए। ठीक है। तो जो ग्रुप 4 सब ग्रुप 4 जो लेबर इंस्पेक्टर 2017 में आई थी ना, उसके जो पेपर हैं वहाँ से हम ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। और अभी तक मतलब 2013 से लेकर 2020 तक या 22 तक जितने भी पेपर हुए हैं उसमें जो भी विज्ञान के क्वेश्चन होंगे वो हम यहाँ पे मतलब टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे लेके आएंगे, ठीक है। क्योंकि अब बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है तो ये वीडियो आपको मतलब सारे एग्जामों में बहुत फ़ायदा करेगा, ठीक है। तो बिना टाइम ख़राब किए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है वो हमारा है सोडियम और पोटेशियम धातु को जो बहुत अविक्रियाशील होते हैं रखे जाते हैं, कहाँ पर रखे जाते हैं। तो वो क्या पूछ रहा है, जो सोडियम और पोटेशियम धातु है उनको कहाँ पर रखते हैं, मिट्टी के तेल में रखते हैं। उसके रखने के पीछे कुछ रीजन है। ये सोडियम और पोटेशियम धातु है वो क्या है, बहुत अत्यधिक क्रियाशील होती हैं, ठीक है। और इसलिए जब ये अत्यधिक क्रियाशील होती हैं तो इनको क्या है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रखा जाता, ठीक है। स्वतंत्र अवस्था में नहीं रखा जाता, इसलिए इनको कहाँ पर रखा जाता है, मिट्टी के तेल में रखा जाता है। अब जैसे सोडियम के बारे में कुछ फैक्ट जान लें, ठीक है। एक तो ये क्या है, चांदी के समान सफ़ेद होता है सोडियम। उसके अलावा ये मुलायम भी होता है और चाकू द्वारा इसको काटा जा सकता है। किसके द्वारा, चाकू से हम सोडियम को काट सकते हैं। उसके अलावा ये क्या है, पानी पर तैरता है, सोडियम पानी पर तैरता है, ठीक है। उसके अलावा विद्युत का सुचालक होता है, क्या, सोडियम विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है। उसके अलावा इसका जो उपयोग है वो हम कहाँ पे करते हैं, आप देख सकते हो जो द्रवित सोडियम होता है, कौन सा, लिक्विड फॉर्म में जो सोडियम मिलता है उसका हम प्रयोग करते हैं कहाँ पर, नाभिकीय रिएक्टर में। तो इस तरीके से आप देख सकते हो हमारे यहाँ से कितने भी फैक्ट कंप्लीट हो रहे हैं, जितने भी रिलेटेड है वो सारे हम कंप्लीट करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन और इसका जो सही आंसर है वो हम कहाँ, मिट्टी के तेल में, ठीक है। अब हम दूसरा क्वेश्चन उठाते हैं। देखो जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें क्या कह रहा है, धमनियों का मुख्य कार्य क्या होता है। देखो अगर आप चाहो तो वीडियो को पॉज करो और अपने क्या कर सकते हो, चारों आंसर रीड कर सकते हो और आप मतलब अपना दिमाग भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन एक्चुअली मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता, आपका फिजूल में टाइम भी ख़राब नहीं करना चाहता, तो मैं क्या है सीधा आंसर ही यहाँ पर बोलूँगा, ठीक है। और उससे रिलेटेड जो फैक्ट होंगे उनकी हम बात करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो जो धमनियों का मुख्य कार्य होता है वो क्या होता है कि जो ऑक्सीजन रेट रक्त है उसको कहाँ से, हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाता है, ठीक है। धमनियों को क्या बोलते हैं हम, आर्टरीज बोलते हैं। और आर्टरीज का प्रमुख कार्य क्या होता है, हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक क्या करना, हृदय से शरीर के विभिन्न भाग तक मतलब क्या है, शुद्ध रक्त ले जाती है, ठीक है। अब यहाँ से 4 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। एक क्या हो गया, आर्टरी हो गया। दूसरा होता है पल्मोनरी धमनी, ठीक है। क्या बोलते हैं, पल्मोनरी धमनी। इसका जो मुख्य कार्य क्या होता है, अशुद्ध रक्त, किसको, अशुद्ध रक्त को क्या करती है, ये हृदय से फेफड़ों तक ले जाती है, ठीक है। हृदय से हृदय से फेफड़ों तक, ठीक है, फेफड़ों तक ले जाना ये किसका काम है, पल्मोनरी धमनी का, ठीक है। अब उसके अलावा 2 क्वेश्चन ये हो गए। अब तीसरा जो है वो है वेन, मतलब शिराएं, ठीक है। जो शिराएं हैं उनका काम क्या होता है, शरीर से हृदय तक रक्त ले जाती है। ये क्या करती हैं, शरीर से हृदय तक रक्त ले जाती है, ठीक है। तो ये कैसा रक्त ले जाएंगी, शिराओं में अशुद्ध रक्त होता है। कैसा होता है, अशुद्ध रक्त होता है, ठीक है। अब जो पल्मोनरी शिरा होती है, ठीक है, कौन सी, पल्मोनरी शिरा,
वो क्या करती है, शुद्ध रक्त को फेफड़ों से हृदय तक ले जाती है। शुद्ध रक्त को क्या है, फेफड़ों से हृदय तक ले जाती है। अब आप इसको याद ऐसे रख सकते हो, क्योंकि देखो ये बहुत याद नहीं रहता, कभी कभी भूल जाते हैं, हमारे दिमाग में नहीं रहता कि तो जैसे देखो वेन मतलब होता है गाड़ी, एक तरीके से वेन को अपन मतलब एम्बुलेंस से याद रख सकते हैं। तो एम्बुलेंस क्या करती है, एम्बुलेंस क्या करती है अशुद्ध मतलब जो आदमी पीड़ित हो जाता है, मतलब जो रोगी हो जाता है उसको ही तो ले जाती है। तो रोगी से आप क्या कर सकते हैं, अशुद्ध रक्त कह सकते हैं, ठीक है। तो जो वेन होती है वो क्या करती है, अशुद्ध रक्त ले जाती है कहाँ से, हृदय, शरीर से हृदय तक, ठीक है। इस तरीके से आप फिर बाकी इसके अपोज करते जाओ और चारों को इसी तरीके से जोड़ लो, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगला जो हमारा क्वेश्चन है, ठंडी हवा जो भूमि से समुद्र की ओर चलती है, कहाँ से कहाँ की, भूमि से समुद्र की ओर चलती है। जो भूमि से समुद्र की ओर जो हवा चलती है उसको क्या कहते हैं, ठीक है। ठंडी हवा जो भूमि से समुद्र की ओर चलती है, क्या कारण रहता है, देखो जो अब जैसे इसका आंसर क्या है, थल समीर है, ठीक है। क्या आंसर है इसका, थल समीर, ठीक है। क्यों, जो भूमि से समुद्र की ओर चल रही है, क्या है ये, भूमि से समुद्र। अगर यही समीर समुद्र से भूमि की ओर चले तो क्या है, इसको समुद्री समीर बोलेंगे, ठीक है। और मानसूनी हवाएं क्या होती हैं, अपने साथ ये क्या करती हैं, बादल लेके आती हैं और बरसात कराती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, मानसूनी हवाएं बोलते हैं, ठीक है। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित ग्रह में पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन कौन कौन से ग्रह करते हैं। तो इसको कैसे याद रख सकते हैं, देखो जो पूर्व बाकी सब क्या है, पश्चिम से पूर्व की तरह घूर्णन करते हैं। जैसे हमारी पृथ्वी है वो क्या है, पश्चिम से पूर्व की तरह सूर्य का चक्कर लगाती है। लेकिन दो ग्रह ऐसे हैं सौरमंडल में, उनका नाम है वीनस और यूरेनस, ठीक है। वीनस और यूरेनस क्या करते हैं, ये पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करते हैं। इनको हम कैसे याद रख सकते हैं, जिनके पीछे नस लगी है वो क्या करते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करते हैं, ठीक है। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है, देखो अगला क्वेश्चन जो है कि एक बल्ब में एक पतला तार होता है, जो जलता है, ठीक है। जब उसमें धारा का प्रवाह होता है तो इसे क्या कहते हैं, आंसर है फ्यूज, दूसरा फिलामेंट, तीसरा एमसीवी और चौथा सर्किट। तो जो बल्ब के अंदर जो तार जलता है उसको हम क्या बोलते हैं, आपको अच्छे से जानते हैं, उसको बोलते हैं फिलामेंट, ठीक है। क्या बोला जाता है उसको, फिलामेंट। जो फिलामेंट होता है वो किससे बना होता है, टंगस्टन धातु का बना होता है। किससे, टंगस्टन धातु का बना होता है। उसके अलावा इसके अंदर क्या होता है कि देखो टंगस्टन क्या है, ऑक्सीजन के साथ क्या कर लेती, क्रिया कर लेती। तो आप बल्ब देखते हो, बल्ब क्या होता है, बंद होता है और उसमें ऑक्सीजन गैस नहीं होती। कौन सी गैस भरी होती है उसमें, तो ये भी एक फैक्ट है, याद रखना। बल्ब के अंदर नाइट्रोजन गैस को भरा जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन गैस को क्यों नहीं भरा जाता, क्योंकि टंगस्टन उसके साथ क्रिया कर लेगी और वो क्या है, फिलामेंट खराब हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा फ्यूज क्या होता है, फ्यूज जैसे विद्युत मतलब जो इलेक्ट्रिक सर्किट है उसको क्या करता है, ये सुरक्षा प्रदान करता है, उसको हम फ्यूज कहते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे ही वोल्टेज बढ़ते हैं या धारा का प्रभाव ज़्यादा होता है तो ये क्या करता है, टूट जाता है और टूट जाता है तो क्या करता है, ये शॉर्ट मतलब टूट जाता है तो पूरे घर की जो लाइट है उसको सेव करता है, ठीक है। मतलब जितने भी हमारे घर में लगे रहते हैं उन सबको सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। उसके अलावा जैसे अगला क्वेश्चन है हमारा, वो लघुत्तम समय अंतराल जिससे सामान, कौन सा, देखो क्या कह रहा है, वो लघुत्तम समय अंतराल जिसमें सामान्य रूप से उपलब्ध घड़ियों को मापा जाता है। तो क्या है, सामान्य रूप से जो घड़ियां होती हैं उनमें हम कैसे समय को मापते हैं, छोटे फॉर्म में 1 सेकंड के रूप में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा, 1 सेकंड। अब जो हमारा अगला आंसर क्वेश्चन है वो है, 6 से 8 साल की उम्र के बीच के बच्चों के जो दांत गिरते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, आप भी जानते हैं उनका क्या कहा जाता है, दूध के दांत, ठीक है। स्थायी दांत क्या, जो स्थायी दांत हैं वो क्या आते हैं, जब दूध के दांत गिर जाते हैं तो फिर क्या आते हैं, हमारे स्थायी दांत आते हैं। अब दांतों से जब क्वेश्चन आ ही गया है
ठीक है। तो दांत जो निर्माण होता है वो काय से होता है? कैल्शियम से। ठीक है, काय से इनका निर्माण होता है दांत का? कैल्शियम से। मनुष्य में कितने? 4 तरह के दांत होते हैं। कौन से? 4 तरह के होते हैं। कौन कौन से? इसको ऐसे याद, शॉर्ट फॉर्म में याद कर लो, एम, पी, सी और आई। एम से क्या बोलते हैं? मोलर। ठीक है। पी से क्या बोलते हैं? प्रीमोलर। ठीक है। सी से क्या बोलते हैं? कैनियन। और आई से क्या बोलते हैं? इंसीजर। ठीक है, आई से इंसीजर, INCISORS। ठीक है। तो 4 तरह के दांत होते हैं। कौन कौन से? मोलर, प्रीमोलर, कैनियन और इंसीजर। ठीक है। जो मोलर दांत होते हैं वो क्या करते हैं? मोलर दांत क्या करते हैं? चबाना और पीसना। ठीक है, इनका काम है मोलर का। प्रीमोलर का काम भी यही है। ठीक है। सीजर दांत क्या करते हैं? भोजन को फाड़ने का काम करते हैं। और ये इंसीजर क्या करते हैं? ये भोजन को क्या बोलते हैं? काटने का काम करते हैं। ठीक है। इस तरीके से हमारे शरीर में कितने? 4 तरीके के दांत होते हैं। ठीक है। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या है? पेरिस्कोप एक यंत्र है, इसका उपयोग करते हैं। इसमें क्या का प्रयोग करते हैं? समतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का या बोथ का। तो सबसे पहले जानते हैं जी पेरिस्कोप क्या होता है। देखो पेरिस्कोप क्या होता है, मतलब ये एक ऐसा यंत्र होता है जिसमें जो प्रेक्षक है या जो देखने वाला होता है वो क्या करता है, मतलब छुप के क्या है, दुश्मन पर निगाह रखता है। ठीक है। तो इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं? जैसे पनडुब्बियों में आप देखते हैं इस तरीके की एक पनडुब्बी होती है जो समुद्र में पानी के नीचे रहती है, और उसमें क्या है, ये इस तरीके से जो लगा रहता है ऊपर, इसको क्या बोलते हैं? हम पेरिस्कोप बोलते हैं। ठीक है। तो जैसे पनडुब्बी हो गई, युद्धपोत वगैरह हो गया, तो वहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। तो जो इसमें एक यंत्र, जो इसमें काय का प्रयोग करते हैं? हम समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है। किसका प्रयोग करते हैं? इसमें समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है? घास में मौजूद एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट जिसे मानव द्वारा पचाया नहीं जाता, उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए ग्लूकोज। ग्लूकोज तो हम पचाते हैं क्योंकि कार्बोहाइड्रेट के रूप में तो हम भोजन लेते हैं। उसके अलावा फ्रैक्टोज, ठीक है, सेल्यूलोज और सुक्रोज। ठीक है। तो जो सेल्यूलोज है वो क्या होता है? घास में क्या पाया जाता है? सेल्यूलोज पाया जाता है, और मानव क्या है, इसको पचा नहीं पाता है। ठीक है। अब सबसे पहले ये मानव इसको पचा नहीं पाता, तो इसका आंसर सही क्या हो गया? सेल्यूलोज हो गया। ठीक है। अब हम जैसे जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिकों को हम क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। इनका जो अनुपात होता है वो कितना होता है? 1:2:1 का। ठीक है। इसके अलावा ये हमारे शरीर को क्या देते हैं? ऊर्जा देते हैं। ठीक है। उसके अलावा जो पाचन के समय, जब आदमी का जो पाचन होता है तो उसमें क्या होता है, कोई भी चीज़ जो हम फूड खाते हैं वो क्या होता है? ग्लूकोज में टूटता है। ठीक है। और ग्लूकोज में जब टूटता है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है, इससे हमको क्या है, शरीर को ऊर्जा मिलती है, और इस तरीके से ये हमारी शरीर में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है। क्या? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। अब हम बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान, इसका उपयोग करता है। देखो ज्वर मापी ये क्या है? मानव शरीर के ज्वर का माप करता है। अधिकतम न्यूनतम तापमापी। ठीक है। तो जो अधिकतम न्यूनतम तापमापी, इसका प्रयोग हम क्या के लिए करते हैं? मौसम के पूर्वानुमान के लिए। अगर दिन में मौसम का डिफरेंस एकदम बहुत से ज़्यादा हो जाए तो क्या होता है, वो तूफान की संभावना होती है। तो इसी तरीके से ये इस यंत्र से हम किसका पता लगाते हैं? मौसम की पूर्वानुमान। तो इसका जो राइट आंसर हो गया वो क्या हो गया? अधिकतम न्यूनतम तापमान। ठीक है। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या है? सूरज की ऊष्मा हम तक इस प्रक्रिया के द्वारा पहुंचती। ऑप्शन ए संवहन, ऑप्शन बी विकिरण, ऑप्शन सी चालन, ऑप्शन डी बाष्पन। तो जो सूरज की ऊष्मा हम तक पहुंचती है वो किस में? इसका राइट आंसर क्या है? विकिरण। आंसर बी। ठीक है। इसका राइट आंसर बी है। अब देखो विकिरण में होता क्या है, सबसे पहले विकिरण को ही समझ लें। तो विकिरण में क्या होता है कि इसमें माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती।
क्या है, इसमें जो ऊष्मा जाती है अपने स्रोत से किसी धरातल तक, कैसे जाती है, बिना माध्यम के, ठीक है, बिना माध्यम की ऊर्जा पहुंचती है, ठीक है। इसमें जो ऊष्मा है वो काय के तरंग के फॉर्म में होती है, काय के फॉर्म में होती है, तरंग के रूप में, ठीक है। उसके अलावा जैसे बहुत सारे उदाहरण हम दे सकते हैं, जैसे पृथ्वी तक सूर्य, जो सूर्य से पृथ्वी तक जो ऊष्मा आती है वो कैसे आती है, संबंध से आती है। उसके अलावा जब रेगिस्तान में देखते हैं हम क्या, कि दिन में बहुत गर्मी हो जाती है और रात में बहुत सर्दी हो जाती है, वो क्यों हो जाती है, रात में बहुत ठंडा हो जाता है, वो क्यों हो जाता है, क्योंकि विकिरण के द्वारा, ठीक है। अब देखो, ऊष्मा चालन की 3 विधियां होती, कौन कौन सी, उन तीनों को जब विकिरण तो हमने समझ लिया, अब 2 और हैं, कौन कौन सी, संवहन और चालन विधि। कौन कौन सी, संवहन, ठीक है, पहले नंबर पे ये दी है संवहन विधि। इसमें क्या होता है, इसमें जो पदार्थ है, मतलब कोई भी चीज है, वो क्या करती है, पदार्थ के अणु ऊष्मा ग्रहण जब करते हैं तो वो क्या करते हैं, अपने स्थान से हट जाते हैं, ठीक है, और दूसरे कण आकर उसका स्थान ले लेते हैं। किसमें, संवहन में क्या होता है कि जैसे द्रव और गैसों, एग्जाम्पल से ही समझते हैं। पानी है, जब पानी को गर्म करते हैं तो जो इसमें नीचे का पानी गर्म होता है तो वो क्या करता है, वो अपने प्लेस से हट जाएगा और फिर क्या हो जाएगा, ऊपर का पानी आ जाएगा, वो गर्म हो जाएगा। तो इस तरीके से संबंध में, जैसे हम सबसे बेस्ट एग्जाम्पल देखें तो जैसे बेस्ट एग्जाम्पल हमारे लिए होगा संबंध का, किस तरीके से, जैसे वायुमंडल देखा है, गर्म होता है और ठंडा होता है तो वो कैसे होता है, संवहन विधि से होता है। क्या होता है, जैसे मतलब सूर्य की किरण पृथ्वी पर पड़ती है, ठीक है, तो जो पृथ्वी जैसे गर्म होती है तो पृथ्वी के से जो वायु सटी होती है, लगी होती है, वो गर्म हो जाती है, वो हल्की होके ऊपर चली जाती है, तो जो ऊपर की ठंडी वायु वो नीचे आती है, फिर वो गर्म हो जाती है। तो ये संवहन विधि से हमारा जो वायुमंडल गर्म होता है वो कौन सी विधि से होता है, संवहन विधि से गर्म होता है। जैसे मानसून प्रक्रिया है या समुद्री व स्थलीय जो हवाएं चलती हैं वो कौन सी, संवहन विधि से चलती हैं। अब एक और है, वो क्या है, जैसे कंडेंसर, चालन, ठीक है। चालन में क्या होता है, इसमें क्या होता है, चालन के जो अणु हैं वो अपना स्थान छोड़े बिना क्या करते हैं, अपनी ऊष्मा जो पास वाले या जो समीप के अणु है उसको दे देते हैं। जैसे ठोसों में जो लोहा गर्म होता है ना, तो वो क्या करता है, अपनी हीट जो पास में अणु है उसको देता जाता है, इस तरीके से लोहा गर्म हो जाता है, ठीक है। तो जो ठोसों में जो विधि उपयोग होती है वो चालन विधि है, ठीक है। उसके अलावा द्रव और गैसों में संवहन विधि उपयोग होती है, और विकिरण विधि कहाँ पे उपयोग होती है, जहाँ पे कोई क्या हो, कोई भी एटमॉस्फेयर, मतलब किसी भी तरीके का क्या नहीं होना चाहिए, माध्यम नहीं होना चाहिए, वहाँ पे उपयोग करते हैं, ठीक है, विकिरण विधि का। अब बाष्पन, एवोपोरेशन, बाष्पन तुम्हें पता ही है, जब किसी भी क्या द्रव को गर्म किया जाता है तो वो क्या है, बाष्प हो जाता है, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हमारे पे। जैसे अगला क्वेश्चन, ऊन कटाई इस प्रक्रिया को दर्शाता है। ऑप्शन ए, ऊन से शॉलों का बनना। ऑप्शन बी, ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ों के से ऊन के साथ त्वचा की पतली परत हटाना। ऊन के लिए भेड़ को मारना, भेड़ के बच्चों को पालना। तो जो ऊन कटाई इस प्रक्रिया को दर्शाता है, देखो इसमें ऊन से शॉलों का बनाना, इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, हम भेड़ क्यों पालते हैं, ऊन कटाई इस प्रक्रिया को दर्शाता है। ऊन प्राप्त करने के लिए जो भेड़ की ऊपर की जो त्वचा है, मतलब जो बाल है, बालों के साथ उसके ऊपर की जो त्वचा वाले भाग है उसको हम क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, इससे हम ऊन बनाते हैं, ठीक है। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, पुलों और गाड़ियों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले लोहे को मजबूती देने के लिए जिनकी कोटिंग की जाती है। ऑप्शन ए, धूल एवं खरोंच से बचाने के लिए। ऑप्शन बी, सुंदर बनाने के लिए। ऑप्शन डी, संक्षारण और जंग लगने से बचाने के लिए। ऑप्शन डी, चमक प्रदान करने के लिए। तो जो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, हम मतलब किसी भी जैसे पुल है या लोहे के ऊपर जो भी पेंट करते हैं या क्लॉटिंग करते हैं, वो क्यों करते हैं, जिंक कोटिंग क्यों करते हैं, क्योंकि लोहे में जंग नहीं लगे। जंग क्या करती है, लोहे को खराब कर देती है, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन है जो हमारा वो क्या है, टॉर्च इनका प्रयोग करती है। जो टॉर्च है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है, टॉर्च में प्रयोग किया जाता है किसका, अवतल दर्पण का। किसका, अवतल दर्पण। राइट आंसर इसका क्या है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है टॉर्च में। और
जैसे दर्पण की बात आई गई, तो जो समतल दर्पण है इसमें इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? आईना बनाने में, ठीक है, आईने में, ठीक है। उसके अलावा जैसे उत्तल दर्पण है, इसका प्रयोग क्या किया जाता है? जो मोटर कार है उसके साइड मिरर होते हैं, उनमें किसका? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ पे करते हैं हम? अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं जैसे सर्च लाइट में, ठीक है, या फिर तो वाहनों में जो आगे लाइट, जो प्रकाश वाली मोटर, जो हेडलाइट होती है, उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या है? ज्वलनशील पदार्थ की बड़ी शीघ्रता से आग पकड़ते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि उनमें प्रजनताप कम होता है, लो इग्निशन टेम्परेचर, ऑप्शन बी हाई इग्निशन टेम्परेचर, उसके अलावा ऑप्शन सी कैलोरी मान उच्च होता है, ऑप्शन डी हाई हीट ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? प्रज्वलन ताप बहुत कम होता है। क्या होता है उनका जो टेम्परेचर, मतलब वो क्या है, लो टेम्परेचर पे क्या करते हैं? आग को पकड़ लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? लो इग्निशन टेम्परेचर। तो इसका जो राइट आंसर होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा, वो है जब मृदा से बालू के बड़े बड़े कणों का ज़्यादा अनुपात रहता है तो इसे क्या कहते हैं? देखो उसमें क्या कह रहा है? बालू के कण ज़्यादा हो रहे हैं, किसके? बालू के कण। देखो शब्दों को पकड़ना सीखो। जब बालू के कण ज़्यादा होंगे तो वो कैसी मृदा होगी? बालुई मृदा, ठीक है, सैंडी सॉइल। अब आपको ही पता है भारत में कितने 8 प्रकार की मृदा होती है। जब आई गई है मृदा तो थोड़ी देख ही लें कौन कौन सी, आप बोलते जाना। जलोढ़, ठीक है, उसके अलावा काली मृदा, ठीक है, उसके अलावा लाल पीली, ठीक है, उसके अलावा लैटेराइट, ठीक है, उसके अलावा शुष्क, ठीक है, उसके अलावा पर्वती और लवड़ी मृदा और पीट मृदा, ठीक है, लवड़ी और पीट मृदा। तो जो जलोढ़ मृदा है इसमें काय की अधिकता पाई जाती है? पोटास और चूने की अधिकता होती है, ठीक है। उसके अलावा इसमें जो जलोढ़ मृदा है उसमें नाइट्रोजन और आयरन की कमी होती है, ठीक है। उसके अलावा काली मृदा है, इसमें पोटास, चूना और मैग्नीशियम सबकी अधिकता होती है, ठीक है। उसके अलावा जैसे लाल पीली मृदा है, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। लैटेराइट है, इसमें लोहा व एल्यूमिनियम की क्या होती है? अधिकता होती है, ठीक है। जैसे शुष्क मृदा है, इसमें जल की कमी होती है। लवड़ी मृदा में, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, जो लवड़ी मृदा को अगर आपको उपजाऊ बनानी है, जैसे कि आजकल जो क्या बोलते हैं यूपी और तुम्हारे पंजाब में क्या है, ज़्यादा सिंचाई के चक्कर में मृदा कैसी हो गई है? लवड़ी मृदा हो गई है, ठीक है। या समुद्री क्षेत्रों में जो मृदा पाई जाती है, तो इसमें क्या है, किसका प्रयोग करते हैं हम? जिप्सम का प्रयोग करते हैं। किसका? जिप्सम का प्रयोग करते हैं और इसको उपजाऊ बनाने के लिए, ठीक है। उसके अलावा पीट मृदा, पीट मृदा इसमें क्या है? ह्यूमस की अधिकता होती है। तो इस तरीके से ये मृदा हमारा यहाँ पर 8 तरीके की मृदा हो गई और उसमें कौन कौन सी कंपाउंड। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है विद्युत प्रतिरोध को निम्न इकाई में मापा जाता है। जो विद्युत प्रतिरोध है उसको हम किस में मापते हैं? जूल, ओम, एम्पियर और वोल्ट। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? ओम, ठीक है। क्या है इसका प्रतिरोध? विद्युत प्रतिरोध को हम क्या में मापते हैं? ओम में मापते हैं। अब ओम का नियम क्या होता है? ओम का नियम क्या है? ओम का नियम होता है स्थिर ताप पर जब किसी चालक में प्रभावित होने वाली धारा चालक के सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होती है। किसके? विभवांतर के समानुपाती होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ओम का नियम बोलते हैं, ठीक है। तो जो ओम का नियम, जैसे प्रतिरोध है तो क्या होगा? प्रतिरोध विभवांतर बटे धारा, ठीक है। इसको ऐसे भी याद रखते समय V = IR, ठीक है। तो ये होगा तुम्हारा ओम का नियम। उसके अलावा परिखा, चैन पंप, ढेकली और रहट, ये पुराने जो चलन है इनका हम कहाँ प्रयोग करते हैं? सिंचाई के पारंपरिक तरीकों में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। रहट वगैरह आपने सुना होगा, काफ़ी अब तो ये चलन ही बंद हो गया, ठीक है। तो चैन पंप, ढेकती और रहट, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? सिंचाई और पारंपरिक तरीकों। अब हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या है कि आवर्तकाल दिनों तक रहता है और मासिक धर्म को समाप्त करता है, ठीक है। आवर्तकाल कितने दिनों तक रहता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? 2 to 7 days, ठीक। और मासिक धर्म चक्र को समाप्त करता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन जो हमारा है, विशिष्ट सूक्ष्म जीवों का
वर्धन करके बनाई गई दवा जिससे अलग अलग रोगों का उपचार किया जाता है। ठीक, तो सूक्ष्म जीवों का वर्धन करके जो दवा बनाई जाती है वो उसको क्या बोलते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है एंटीबायोटिक। ठीक है, क्या है इसका राइट आंसर? एंटीबायोटिक है। ठीक है, तो जो एंटीबायोटिक है उसका उपयोग जैसे क्या है, जब कवक, प्रोटोजोआ या जो शरीर में संक्रमण हो जाता है उसके लिए अब किसका उपयोग करते हैं? एंटीबायोटिक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो एंटीबायोटिक की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, तो सबसे पहली जो एंटीबायोटिक थी उसका नाम क्या था? पेनिसिलिन। ठीक है, और जैसे कई और एंटीबायोटिक है, पेनिसिलिन हो गई तुम्हारी, कीटोमिन हो गई, कीटोमिन। ठीक है, उसके अलावा क्योविसिन। ठीक है, क्योविसिन। तो ये सारी क्या है? एंटीबायोटिक है। आजकल क्या है, एंटीबायोटिकों का ज़्यादा जब उपयोग हम करने लगते हैं तो शरीर में क्या है, हमारे लिए एंटीबॉडी बनती जाती है। तो क्या है, एंटीबायोटिक क्या नहीं करती, उसमें हमारे बॉडी में जो असर करना कम कर देती हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? एंटीबॉडी कहते हैं। ठीक है, अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या है? भूजल प्रक्रिया द्वारा पुनर्भरण हो जाता है। ठीक है, तो जलव्रत एक्वीफायर ये क्या करता है? जल पानी को शुद्ध करता है। ठीक है, उसके अलावा इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? अंतःस्पंदन। ठीक है, क्या? इनफिल्ट्रेशन। भूजल प्रक्रिया जब दोबारा मतलब जल के जो भूमि के अंदर जो जल जाने की प्रक्रिया है उसको क्या बोलते हैं? अंतःस्पंदन बोलते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? अंतःस्पंदन। ठीक है, अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है? लाइकेन इनके बीच की सहजीवी संबंध है। किस किस के बीच का सहजीवी संबंध है? लाइकेन शैवाल और कवक के बीच का सहजीवी संबंध है। किसके? शैवाल और कवक का। ठीक है, शैवाल और कवक के बीच का सहजीवी संबंध क्या होता है? लाइकेन होता है। लाइकेन कैसे होते हैं? थैलोफाइट होते हैं। कैसे? थैलोफाइट। थैलोफाइट क्या होती है? ये कैसा है? वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह होता है थैलोफाइट। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जो प्लांट है होती है ना, तो उसकी बॉडी होती है अलग अलग। ठीक है, मतलब आप प्लांट को अलग अलग हिस्सों में नहीं बांट सकते हो। ठीक है, उसके अलावा ये ज़्यादातर क्या होते हैं? जली होते हैं। और ये कैसे होते हैं? बिल्कुल साधारण पौधे होते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? थैलोफाइट बोलते हैं। ठीक है, अब जो हमारे लास्ट क्वेश्चन है दो, कौन सा अगला क्वेश्चन है? जैसे कि निम्नलिखित प्रक्रियाओं में कौन सी भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण नहीं है? तो पानी से नमक का बनना क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। इसमें नहीं देख लेना। ठीक है, मोमबत्ती का पिघलना क्या है? भौतिक परिवर्तन है। प्रकाश संश्लेषण क्या है? भौतिक परिवर्तन है। लकड़ी का टुकड़ों में टूटना भौतिक परिवर्तन है। अब सबसे पहले भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन को समझ ले। भौतिक परिवर्तन क्या होता है? वे परिवर्तन जिसके पश्चात नया पदार्थ नहीं बनता उनको हम क्या बोलते हैं? भौतिक परिवर्तन बोलते हैं। ठीक है, जैसे बर्फ का पिघलना हो गया। ठीक है, पानी का उबलना हो गया। तो ये सब काहे में आएंगे? हमारे भौतिक परिवर्तन में आएंगे। लेकिन जो रासायनिक परिवर्तन होता है या जो केमिकल चेंजेस होता है वो क्या होता है? इसमें नया पदार्थ बनता है। क्या होता है? रिएक्शन के बाद नया पदार्थ बनता है, उसको पुनः उसी पदार्थ में नहीं हम ला सकते हैं, उसको हम बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, जैसे अगर आग से कोई चीज़ जला दी आपने तो फिर क्या है? वो रासायनिक परिवर्तन हो गया। ठीक है, जैसे कोई फल है, फ्रूट है, सड़ गया। ठीक है, तो वो क्या है? रासायनिक परिवर्तन हो गया। ठीक है, पानी का नमक में घुलना। ठीक है, तो ये क्या हो गया? रासायनिक परिवर्तन हो गया। ठीक, अब जो आखिरी आखिरी जो क्वेश्चन है वो हमारा क्या है? खमीर से जो अवयवी श्वसन के परिणाम से बने उत्पाद क्या है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल। जो खमीर है जिसको यीस्ट बोलते हैं। ठीक है, किण्वन प्रोसेस जब अपन पढ़ेंगे, मतलब आगे कोई क्वेश्चन देखेंगे इसका, तो जो किण्वन की प्रोसेस होती है खमीर के वो कैसे होती है? कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल का जब रिएक्शन होता है तो वो क्या है? जो यीस्ट बनता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड एंड अल्कोहल। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारी सीरीज रहेगी। आपको मतलब इस सीरीज में अगर कुछ चाहिए इम्प्रूवमेंट ऐसा किया जा सके मतलब, तो आप बताना। बाकी ये सीरीज आपको मतलब अभी तक के जितने भी व्यापक में क्वेश्चन आए होंगे साइंस से रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड,
हिंदी से रिलेटेड, इंग्लिश से रिलेटेड, वो सारे मैं यहाँ पर लेके आऊँगा आपके लिए एक मतलब 1 बाय 1 सीरीज़ के फॉर्म में। और ये कंटिन्यूस रहने वाली है, तो आप इसको अपना सपोर्ट दें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, मुझे बहुत खुशी मिलेगी। और आप अपनी पढ़ाई करते रहिए। इस बार MPPSC इस बार पटवारी लेकर ही मारेंगे, ठीक है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हमसे इसी तरीके से जुड़े रहिए।